हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। मैं आपका अपना मुकेश थौरी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान के जो राठौड़ वंश है उनसे संबंधित रहेगी। इसमें हम सबसे पहले जो जोधपुर क्षेत्र की जो राठौड़ शाखा है उस पर और उनके शासकों पर हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जो हमारी लास्ट क्लास थी वो थी गुहिल वंश से संबंधित, और गुहिल वंश के सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद में हमने उनसे संबंधित एक क्लास भी, प्रश्नोत्तरों की क्लास भी अपलोड की थी, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार के प्रश्नोत्तर आ रहे हैं और हमने जो पढ़ा है क्या वो एक सही दिशा में पढ़ा है, क्या उससे संबंधित ही प्रश्नोत्तर आ रहे हैं। तो वो थी हमारी क्लास। अब दोस्तों, हम लास्ट पिछली क्लासों की तरह इस क्लास में भी उसी प्रकार चर्चा करेंगे, तथ्यों के माध्यम से और विस्तार पूर्वक से करेंगे, ताकि कोई भी चीज़ है वो हमारे याद करने की बजाय समझ में ज़्यादा आए। ठीक है, पहले हम राठौड़ वंश कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में उससे संबंधित प्रश्नोत्तरों पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है। और दोस्तों, आपको एक पढ़ने का मैं एक आपको तरीका बता देता हूँ कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस है ना वो एक बार कंप्लीट करें। किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से पहले एक बार अपना सिलेबस अवश्य पूरा करें, और एक बार जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें। ठीक है। अब उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। जैसे कोई साप्ताहिक लेता है, कोई 10 दिनों पर, कोई 15 दिनों पर, कोई महीने पर लेता है। तब आपको क्या करना है कि आपको ऐसा नहीं है कि उन्होंने 7 दिनों में जो सिलेबस दिया आप उसे रटो और 8वें दिन आप उसे पेपर दो। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारी जो सोचने की जो क्षमता है ना वो खत्म हो रही है धीरे धीरे। आपको क्या करना है, आपको जो पढ़ने का जो पैटर्न है वो आपको स्वयं का बनाना है और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना है। टेस्ट रोज़ देकर आप, या 10 दिनों से हुए वो दे आओ, क्योंकि उससे क्या होगा कि किसी प्रश्न पर हम रुकेंगे। ये इसलिए तो दे रहे हैं, हमें क्लास में उस टेस्ट की क्लास में या उस कोचिंग में टॉपर आने से कोई मतलब नहीं। हमारा तो फाइनल सिलेक्शन हो जाए, हमें उस चीज़ से मतलब है। आप उस समय अगर हाथों हाथ 7 दिनों में बार पढ़ोगे, 8वें दिन पेपर है, तो आपको तो वो चीज़ याद है। आपने उस चीज़ पे सोचा ही कहाँ है। आपको जैसे मैं आपसे 7 दिन पहले कोई बात बताता हूँ और 8वें दिन वही बात पूछ लेता हूँ, आपने सोचा नहीं है। आपने फटाक से वो दिमाग में, इतने समय तो हमारे दिमाग में भी रह सकता है, हम फटाक से उस चीज़ का जवाब दे देंगे। हमें ऐसा नहीं करना है। टेस्ट सीरीज अवश्य ज्वाइन करनी है, परंतु टेस्ट के सीरीज होती है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें नहीं चलना है। हमें अपना खुद का सिलेबस बनाना है कि हमें किस सिलेबस को किस समय तक कितना पढ़ना है। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो दिमाग की क्षमता है, सोचन क्षमता, वो आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। आप ऐसे है ना, कोई बात है ना उसे घुमा फिरा कर रखने की मतलब समझ पड़ जाएगी आपको। आपको उस प्रश्न को हल करने के तरीके समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का आप स्पेशल रूप से ध्यान में रखना, क्योंकि एग्ज़ाम होता है तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमारे 3-4 महीने पहले पढ़े होते हैं। 7 दिन तो पहले हम कोई नहीं पढ़ सकते। ठीक है। तो उस रटने की बजाय आप उसी चीज़ को समझना है। जैसे मान लो कोई प्रश्न आ गया कि मोहनत नैन सीरी निम्न में से कौन सी ख्यात है। ठीक है। अब आपको 7 दिन पहले आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, लेकिन वही आपको 1 महीने बाद में या 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद में पूछे
तब आपके दिमाग में एक और बात याद आएगी कि मोहनोत नैणसी ने ये ख्यात लिखी थी, मारवाड़ परगनारी विगत लिखी, उसके अलावा उसकी 2-3 और कृतियाँ हैं वो भी याद आ जाएगी। और आपको ये भी एक धीरे धीरे आप सोचोगे कि उस चीज़ पर मोहनोत नैणसी के बारे में और मुझे क्या चीज़ याद आनी चाहिए, तब आपके दिमाग में आ जाएगी ये महाराणा जसवंत सिंह के दरबारी में मंत्री था। तो इस प्रकार से हम हमारी जो सोचने की क्षमता है, प्रश्न उत्तर पर रुकने की जो क्षमता है, उस चीज़ को हमें विस्तार करेंगे। आपने ज्योग्राफी में एक संभववाद की संकल्पना पढ़ी होगी, उसमें क्या है कि रुको और जाओ। जैसे ट्रैफिक लाइट होती है, रेड आ गई तो मतलब रुक जाओ, ग्रीन आ गई तो आप चले जाओ। तो उस रुकते समय आपका जो दिमाग है ना, यानी कि आपको वहाँ ट्रैफिक में नहीं रुकना है, अपने प्रश्न उत्तरों पे रुकना है, बटन आउट जाइए। ठीक है, उस समय आप उस पर्सन से संबंधित या उस लाइन से संबंधित जितनी बातें सोच सकते हो वो सोचो। उस समय जो आपने सोचा है वो आपका क्या रहेगा, एकदम अनंत रह जाएगा, आप उसे दोबारा नहीं भूल पाओगे। और अगर आपने उसे गलत भी कर दिया, कई बार हम सोचते हैं समझते हैं, ठीक है, उसके बाद में अगर हमारा गलत हो जाए, वो प्रश्न हम परीक्षा में गलत नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसके गलत होने के तरीके भी समझ में आ जाएंगे कि किस कारण वो गलत हुआ था, और वो तरीके हम मेन एग्ज़ाम हॉल में नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों का आप स्पेशल रूप से ध्यान में रखना। ये बातें आज मेरे मन में क्यों हैं, किसी विद्यार्थी ने मुझे फ़ोन करके पूछा था कि सर टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन कर ली है, तो क्या मैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूं या फिर मैं अपने हिसाब से चलूं। तब मैंने उनको यही राय दी कि आप अपने हिसाब से चलो, सिलेबस की जो कोचिंग है उसके अनुसार नहीं चलो। ठीक है, तो चलिए हम हमारी क्लास को अभी प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमें मारवाड़ के राठौड़ वंश हैं, उनकी उत्पत्ति से संबंधित जो बातें हैं उन पर चर्चा करते हैं। जोधपुर राज्य की ख्यात। मारवाड़ के राठौड़ बीकानेर में है और जोधपुर में है। मूल रूप से जोधपुर के हैं और बाद में जोधा के पुत्र बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव रखी थी। उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि राजा विश्वतमान के पुत्र वृहदबल से पैदा होना लिखा गया है। मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है उनकी उत्पत्ति से संबंधित जोधपुर राज्य की जो ख्यात है, इनमें लिखा गया है कि राजा विश्वतमान के पुत्र वृहदबल से पैदा होना स्वीकार किया गया है। इसके बाद में कर्नल जेम्स टोड और दयाल दास ने इन्हें सूर्यवंशी बताया। क्या बताया है? कर्नल जेम्स टोड और दयाल दास ने इन्हें क्या बताया? मारवाड़ के राठौड़ों को सूर्यवंशी। इसके अलावा दयाल दास ने इन्हें सूर्यवंशी मानते हुए इन्हें ब्राह्मण भल्लराव की संतान माना है कि ये सूर्यवंशी अवश्य हैं, लेकिन मारवाड़ के जो राठौड़ है वो ब्राह्मण भल्लराव की संतान है। ठीक है, इसके बाद में नैणसीरी ख्यात के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ों को कनौज से आने वाली शाखा माना गया। किसमें? नैणसीरी ख्यात के अनुसार राठौड़ को कनौज से आने वाली शाखा माना गया है, मोहनोत नैणसी के अनुसार। इसके अलावा सभी जो विद्वान हैं वो राठौड़ों को दक्षिणी भारत के जो राष्ट्रकूट हुए हैं, चोल चेर पांड्य ये भी हुए हैं। इसके अलावा पाल है, राष्ट्रकूट है। पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष भी चला था 100 वर्षों तक। तो इन्हें जो राठौड़ है वो राष्ट्रकूट शब्द से बनाए और धीरे धीरे उसका अपभ्रंश होते हुए वो राठौड़ बन गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जोधपुर के जो राठौड़ है उनका जो मूल पुरुष है वो किसे माना गया? मूल पुरुष आदि पुरुष, यानी कि उनका प्रथम शासक। जैसे मेवाड़ के गोहिल में गोहिला द्वितीय को माना गया था, उसी प्रकार
जोधपुर के राठौड़ का जो मूल पुरुष है उसे राव सिंह को माना गया। किसे? राव सिंह को माना गया। किसे? राव सिंह था जो कनौज के शासक गहड़वाल जयचंद गहड़वाल का वंशज माना जाता है। और ये जयचंद गहड़वाल कौन है? जिसकी पुत्री थी संयोगिता, जिनका विवाह बलपूर्वक किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। उनके बारे में हम चौहान वंश में पढ़ेंगे। ठीक है। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष आदि पुरुष राव सिंह को माना जाता है, जिन्होंने अपने राज्य की शुरुआत एक पाली नामक स्थान से की थी। और उन्होंने राठौड़ों को व्यवस्थित नहीं किया था, बल्कि उनकी एक शुरुआत की थी। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष आदि पुरुष राव सिंह को माना जाता है, जिसे कनौज के शासक जयचंद गहड़वाल का वंशज भी माना जाता है। राव सिंह केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली में ही अपना राज्य स्थापित कर पाया था। और राव सिंह ने मारवाड़ में राठौड़ राज्यों की स्थापना तो कर दी, परंतु उसे व्यवस्थित नहीं कर पाए। यानी कि मारवाड़ के जो राठौड़ हैं उनका मूल पुरुष राव सिंह को माना जाता है, जिन्होंने पाली नामक स्थान पर राठौड़ वंश की नींव तो रख दी थी, परंतु यह राठौड़ वंश को व्यवस्थित नहीं कर पाए थे। राठौड़ वंश को व्यवस्थित करने का श्रेय राव चुंडा को जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। राव चुंडा का जो कार्यकाल है वह 1394 से लेकर के 1423 के बीच में है। ठीक है। राव सिंह के बाद में और भी मारवाड़ के शासक हैं, उनके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए राव चुंडा के बारे में ही पढ़ेंगे और इनके बारे में ही जिक्र किया गया है किताबों में। राव चुंडा 1394-1423 तक इनका कार्यकाल रहा है। इसके बाद में चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर इसे अपनी राजधानी बनाई। यानी कि आपका प्रश्न हो गया कि मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी मंडोर किसने बनाई थी? मंडोर है, तो उसमें नाम क्या आता है? मंडोर चुंडा ने, राव चुंडा ने। एक चुंडा मेवाड़ में हुआ था, जो मेवाड़ का विषम पितामह या राजस्थान का विषम पितामह भी कहा जाता है, या यूं कहें कि कलयुग का विषम पितामह किसे कहा गया था। ठीक है। मंडोर पर इन्होंने अधिकार करने के बाद उनके आसपास के क्षेत्र जैसे खाटू, जहां वर्तमान में श्याम बाबा विराजमान है, खाटू श्याम के नाम से बहुत मान्यता है इन मंदिर के बारे में, 3 भाणधारी। और कहते हैं कि जो भी भक्त अपनी अर्जी लगाता है वहां पर उनकी अर्जी स्वयं खाटू श्याम बाबा जरूर स्वीकार करते हैं। ठीक है। उसके बाद में डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी अधिकार कर लिया था। किसने? राव चुंडा ने। मंडोर में अपनी शक्ति का केंद्र स्थापित किया और उसके बाद में खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद में पुंगल के जो बाटी थे उनके द्वारा धोखे से 1423 में राव चुंडा की हत्या कर दी गई थी। कब? 1423 में। और इनके ठीक 10 साल बाद में किसकी मृत्यु हो गई थी? मोकल की। चुंडा की पत्नी है चांद कंवर, जिन्होंने चांद बावड़ी बनाई थी। कहां पर बनाई थी? जोधपुर में। प्रश्न बनता है जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो कौन थी? चांद कंवर। और इससे अगर थोड़ा सा कठिन प्रश्न पूछा जाए तो वो ये होगा कि जोधपुर में स्थित चांद बावड़ी जो कि रानी चांद कंवर के द्वारा बनाई गई थी, वो किसकी पत्नी थी या रानी थी? तब हमारा उत्तर रह जाएगा राव चुंडा की। ठीक है। चलिए, राव चुंडा के बारे में अध्ययन कर लिया, अब हम चलते हैं आगे। राव चुंडा के बाद में उसका पुत्र कान्हा बना था शासक। कौन बना था? कान्हा।
1423 से लेकर के 1427 तक कौन? राव कान्हा बना था, जो रावचुंडा का पुत्र था। जब कान्हा को मारवाड़ का शासक बना दिया था तो उसका भाई रणमल, यानी कि राव कान्हा का भाई रणमल नाराज होकर के कहाँ चला गया था? मेवाड़ में। और धीरे धीरे वहां पर मारवाड़ी सामंतों की संख्या बढ़ाते गए थे मोकल के समय, परंतु कुंभा के समय के दौरान उन्हें मारवाड़ के सामंतों को वहां से वापिस खदेड़ दिया था। ये वही राव रणमल है, हंसाबाई का भाई। ठीक है। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने के नाराज होकर कहाँ चला गया था? मेवाड़ में चला गया था। और मेवाड़ की राजनीति में ज़्यादा हस्तक्षेप होने के कारण कुंभा के समय में 1438 में इसकी प्रेमिका बारमिला के सहयोग से मेवाड़ के सामंतों के द्वारा रणमल की हत्या कर दी गई थी। किसकी? रणमल की हत्या कर दी गई थी। ये रावचुंडा का द्वितीय पुत्र था। और रावचुंडा की मृत्यु के बाद में मारवाड़ का शासक राव कान्हा बना था। कौन बना था? राव कान्हा। इस चीज का थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है। राव कान्हा बना था मारवाड़ का शासक। ठीक है। इसका कार्यकाल 24 से 27 तक है। 24 से 27 तक रहा है। इस चीज का थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है। इसके बाद में 27 से 38 तक कौन बना था? रणमल। रणमल के बाद में उसका पुत्र बना था राव जोधा, 1438 से 1489। ये वही राव जोधा है जो रणमल का पुत्र था। और जिस समय रणमल की हत्या कर दी गई थी उस समय जो शिविर में था वो वहाँ पर राव जोधा भी था, परंतु ये कैसे भी वहाँ से जान बचा कर आ गए थे। तब राणा कुंभा ने इनके पीछे सेना भेजी थी और मंडोर पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद में अवल बावल की संधि हुई थी 1453 में, जिसमें हंसाबाई के हस्तक्षेप थे और मध्यस्थता से। और उसके बाद में सोजत की सीमा को निर्धारित किया गया था, जिसके एक तरफ मेवाड़ और दूसरी तरफ मारवाड़। और राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह रायमल से किया था। ठीक है। चलिए हम राव जोधा के बारे में चर्चा करते हैं। जोधा ने 1453 में मंडोर जीतने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है। कुंभा के द्वारा अधिकार करने के बाद में ये मंडोर वापिस पुनः सौंप दिया गया था। ठीक है। इसके बाद में 1459 में जोधपुर नगर बसाया गया था और इसे अपनी राजधानी बने। राव सिया के समकालीन पाली थी, वही एकमात्र केंद्र था। रावचुंडा ने मंडोर और राव जोधा ने किसे राजधानी बनाई थी? जोधपुर को। जोधपुर को 1459 में बताया। और उधर उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर को बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। जोधा ने चिड़िया टुक पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था मेहरानगढ़। किसा? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। किसने? राव जोधा ने। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को परास्त भी किया था। जोधा के समकालीन बहलोल लोदी था तो उनकी सेना को परास्त भी राव जोधा ने किया था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो एक प्रमुख प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, उनके अनुसार राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है। यानी कि राव सिया तो आदि पुरुष मूल पुरुष है, उन्हें व्यवस्थित करने का श्रेय राव चुंडा को जाता है, परंतु सबसे जो प्रतापी शासक था वो राव जोधा था। ये बात कौन कहता है? इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है। जोधा 1453 में मंडोर का जीतने में सफल रहा। 1459 में जोधपुर नगर बसाया। चिड़िया टुक पहाड़ पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया। दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी को पराजित किया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ों का प्रथम शासक भी माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे राव मालदेव के बारे में। इनका जो टॉपिक है वो थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि ये मारवाड़ के प्रसिद्ध शासक वही हैं। ठीक है। राव मालदेव कौन थे? ये राव गांगा के पुत्र थे और जिन्होंने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से भाग भी लिया था।
इनका कार्यकाल है 1531 से लेकर के 1562 तक, यानी कि 31 साल तक का इनका कार्यकाल रहा है मालदेव का। मालदेव राव गांगा तथा सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री रानी पद्मा कुंवरी का पुत्र था। राव मालदेव कौन था? राव गांगा, और उनकी सिरोही की देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री रानी पद्मा कुंवरी का पुत्र था। कौन? मालदेव। कहा जाता है कि मालदेव ने अपने पिता को नशे की धूत में ऊपर किले के ऊपरी छत से नीचे पटक के गिरा के मार डाला था, ऐसी बात कहा जाता है। परंतु ज़्यादातर इतिहासकार इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि ये इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध शासकों में से एक हुए हैं और ये ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकते, इन्हें पितृहंता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मालदेव का जन्म। 5 दिसंबर 1511 में इनका जन्म हुआ। 5 दिसंबर 1511 में मालदेव का जन्म हुआ। मालदेव ने गंगा के काल में ही सोजत एवं सेवकी के युद्ध में वीरता दिखाते हुए विजय प्राप्त की थी। मालदेव ने गंगा के शासन काल में ही सोजत एवं सेवकी के युद्ध में वीरता दिखाते हुए विजय को प्राप्त किया था। खानवा के युद्ध में मारवाड़ के शासक कौन था? राव सांगा था। के प्रतिनिधि के रूप में मालदेव ने युद्ध में भाग लिया था। हमने कल जो हमारी इससे लास्ट क्लास थी उसमें हमने जिक्र किया था ना कि मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में सांगा की मदद की थी? तब हमारा उत्तर क्या था? राव गांगा था, न कि मालदेव था। मालदेव ने 1532 में बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण के समय भी राणा विक्रमादित्य जो सांगा का पुत्र था उसकी मदद भी की थी। किसने? मालदेव ने 1532 में। इसके अलावा मालदेव ने बनवीर को पराजित करने में भी महाराणा उदय सिंह की मदद भी की थी। फारसी इतिहासकारों में से हसमत वाला शासक कहा जाता है। फारसी इतिहासकारों के अनुसार किस शासक को हसमत वाला शासक कहा गया है? तब हमारा राइट आंसर रह जाएगा मालदेव। मालदेव को फारसी इतिहासकारों में हसमत वाला शासक कहा गया है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब मालदेव के द्वारा जिन जिन विजय अभियानों पर चला था और जिन जिन क्षेत्रों को विजित किया था उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। मालदेव ने 1533 में जैसलमेर के बाटियों के शासकों से फलोदी छीन लिया था। मालदेव ने 1533 में जैसलमेर के बाटी शासकों से फलोदी छीन लिया था। ठीक है, उसके बाद में 1535 में मालदेव के शासक के जगह ने करो, यहाँ पर के नहीं है, ने होगा, ने शासक दौलत खां को पराजित करके नागौर पर अधिकार भी किया। पहले उन्होंने 1533 में जैसलमेर के बाटियों को पराजित कर फलोदी पर, और उसके बाद में 1535 में मालदेव ने नागौर के शासक दौलत खां को पराजित करके नागौर पर अपना अधिकार किया। इसके बाद में 1536 में सीरेवियों को हराकर बिलाड़ा छीन लिया था। बिलाड़ा में किस देवी का मंदिर है जो इन सीरेवियों की कुल देवी है? आई माता। वहां से एक दिव्य ज्योति है जिससे केसर टपकता रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1538 में सिवाना पर घेरा डाला था और वहां के शासक डूंगर सिंह को रसद समाप्त होने पर अपना किला छोड़ना पड़ा था, और इस प्रकार 1538 में भी सिवाना पर अधिकार कर लिया था। और सिवाना के बारे में एक बात और, सिवाना मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली रहा है। जब भी आपात स्थिति है तो राठौड़ मारवाड़ के राठौड़ वंशों ने वहां पर जाकर शरण ली है, उसी प्रकार जिस प्रकार मेवाड़ के शासकों ने कुंभलगढ़ में ली थी। ठीक है, बाद्राजून पर सिंगलवीरा का शासन था। 1539 में मालदेव ने इस पर भी आक्रमण किया और बाद्राजून पर अपना अधिकार कर लिया। इसके अलावा मालदेव ने रायपुर पर भी
अपना अधिकार कर लिया था। 1539 में मालदेव ने आक्रमण किया, रायपुर पर भी अधिकार किया और बादराजुण पर भी अपना अधिकार कर लिया था। चलिए आगे चलते हैं। पहले एक बार जिक्र कर लेते हैं। 1533 में जैसलमेर के भाटियों को पराजित करके फलौदी पर। दूसरी बात 1535 में मालदेव के ने दौलत खां को पराजित करके नागौर पर। 1536 में सीरीवियों को हराकर बिलाड़ा पर। 1538 में सिवाना का घेरा किया और वहां के शासक डूंगर सिंह को पराजित करके वहां पर अधिकार किया। इसके अलावा बादराजुण पर सिंगल वीरा का शासन था। 1539 में उसे भी पराजित किया तथा रायपुर भी अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद में मालदेव ने जालोर विजय का अभियान किया था और वहां के शासक सिकंदर खां को पराजित करके 1539 में मालदेव ने राठौड़ बिद्दा के नेतृत्व में सेना भेजकर जालोर पर अपना अधिकार कर लिया था। यानी कि जालोर का शासक था सिकंदर, मालदेव ने राठौड़ अपने जो सेना नायक था बिद्दा को भेजा और वहां पर उन्होंने सिकंदर खां को पराजित करके जालोर पर भी इस प्रकार मालदेव का अधिकार हो गया था। नैणसीरी ख्यात के अनुसार तथा वीर विनोद के अनुसार मालदेव ने उदय सिंह को बनवीर के विरुद्ध सहायता भी प्रदान की थी। एक बार मेवाड़ के शासक को बहादुर शाह के खिलाफ सहायता की, दूसरी बार उदय सिंह को शासक बनाने में भी 1537 में मालदेव ने सहयोग प्रदान किया था। मालदेव को पता था मेवाड़ की स्थिति थोड़ी दयनीय है, तो उन्होंने मेवाड़ के कुछ भागों पर जैसे बदनौर, कौशितल, बिसलपुर, मदरिया, जहाजपुर आदि इस परगनों पर भी अधिकार कर लिया था। किसने? मालदेव ने। मेवाड़ के बदनौर, कौशिथल, बिसलपुर, मदरिया तथा जहाजपुर आदि स्थानों पर किससे मारवाड़ शासक ने अधिकार किया था? तो वो थे मालदेव। इसके अलावा मालदेव ने मेड़ता के शासक वीरमदेव पर भी आक्रमण कर और मेड़ता पर अपने अधिकार भी कर लिया था। यानी कि मालदेव ने मेड़ता पर भी आक्रमण किया और वहां के शासक वीरमदेव को पराजित किया। इसके अलावा बीकानेर के शासक राव जेत सिंह पर भी आक्रमण के उसे भी पराजित किया था। ठीक है, और इन दोनों ने मिलकर शेरशाह सूरी से मदद मांगी थी मालदेव के खिलाफ। चलिए चर्चा करते हैं इन पर। पंद्रह सौ 38 में मालदेव ने अजमेर पर भी अपना अधिकार कर लिया था। इसके अलावा मालदेव ने बीकानेर के शासक राव जेत सिंह के विरुद्ध भी अपने सेनापति कुंपा को भेजा था और 1541 और 42 में पाहेबा साहिबा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था और इस युद्ध के दौरान राव जेत सिंह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, पाहेबार साहिबा का युद्ध 1541 में हुआ था। किन के बीच में हुआ था? मारवाड़ के शासक मालदेव के बीच में तथा बीकानेर के शासक राव जेत सिंह के मध्य हुआ था, जिसमें जेत सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ था। और इस सेना में मालदेव की सेना का जो नेतृत्व कौन कर रहा था? वो कुंपा था। यानी कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा और कठिन भी है, तो इसे ध्यान में रख लेना है आपको कि पाहेबा साहिबा के युद्ध में मालदेव की सेना ने किसके नेतृत्व में आक्रमण किया था? राव जेत सिंह पर। तब हमारा उत्तर रहेगा सेनापति कुंपा के नेतृत्व में। अब एक और मालदेव का वीरमदेव था और दूसरी तरफ है राव जेत सिंह का पुत्र था कल्याणमल। इन दोनों ने अपने अपने राज्य को मालदेव के द्वारा छीन लेने पर शेरशाह सूरी से मदद मांगना चाहता। एक बात यह भी सामने आती है कि हुमायूं ने भी मालदेव से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था, परंतु बाद में कुछ ऐसी स्थिति हुई थी कि मालदेव हुमायूं आपस में मिल नहीं सके थे और न ही एक दूसरे की सहायता कर सके थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मालदेव ने स्वयं हुमायूं को सहायता का संदेश भी भेजा था और जब हुमायूं वहां पर आए थे मारवाड़ में, तब मालदेव किन्हीं राजनीतिक कारणों से मिल नहीं पाए थे और जिसके कारण हुमायूं और मालदेव के बीच में भी द्वेष पैदा हो गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार राव मालदेव चरित्र
मुंशी देवी प्रसाद का ये ग्रंथ है। राव मालदेव चरित्र के अनुसार वीरमदेव ने शेरशाह को छल कपट से युद्ध जीतने को कहा था। इन पर इस युद्ध पर विजय के बारे में कहा था। इस पर थोड़ी चर्चा करने से पहले हम कुछ अन्य बातों को जान लेते हैं। वो ये बात है कि वीरमदेव और राव कल्याणमल ने शेरशाह से मदद मांगी, ठीक है, कि आप हमारी मदद करो। राव मालदेव उसमें शेरशाह सूरी उनकी मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, परंतु जैसे उन्हें यह सूचना मिली थी कि हुमायूं मालदेव से मिलने मारवाड़ जा रहा है और वो मालदेव उसकी सहायता करेगा, तब शेरशाह सूरी ने मालदेव को दंडित करने का निश्चय किया और अपनी संपूर्ण सेना लेकर के वो मारवाड़ के मैदानों में आ डटा। और उसके बाद में जब मालदेव के जो सेना नायक थे और सेना थी उनको देखकर शेरशाह सूरी भयभीत हो गया, परंतु जो घाती होते हैं ना, वो हमारे घर की कोई ना कोई कमजोरी बता देते हैं, जिससे कोई दुश्मन उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, या हमारे जो घर के वासी हैं या हमारे देश के वासी हैं उन्हें उस चीज़ की मार झेलनी पड़ती है। कुछ इसी प्रकार हुआ। वीरमदेव ने बताया कि आप ना अगर ईमानदारी से युद्ध लड़ोगे तब आप मालदेव से नहीं जीत पाओगे, आप छल कपट से करो, ठीक है। तब क्या हुआ कि कुछ जाली पत्र छापे गए थे शेरशाह सूरी के नाम, शेरशाह सूरी के द्वारा, और जिसमें मालदेव की मोहर लगी हुई थी, और उस मोहर में लिखा हुआ था कि जेता और कुंपा आपने बहुत अच्छा किया है जो मालदेव को यहाँ पर ले आया मैदान में। अब आप जैसे ही सुबह युद्ध प्रारंभ हो तो आप मालदेव को खेमे को छोड़ करके मेरे खेमे में आ जाए। तब मालदेव को ये ऐसे पत्र मालदेव के शिविर के बाहर छोड़े गए। जब मालदेव को इनके बारे में पता चला तो उसने ये सोचा कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, और वो बिना बताए मैदान छोड़ के चले गए थे। परंतु जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ तो जेता और कुंपा को इस बात का पता चला कि हमारे साथ छल हुआ है, तो उन्होंने युद्ध से जाने के बजाय युद्ध लड़ने और अपनी वीरता दिखाने और बलिदान देने का निश्चय किया। और इस युद्ध में इतने 20,000 सैनिकों के साथ युद्ध किया को साथ लेकर के उस लाखों शेरशाह सूरी की सेनाओं का सामना किया, और शेरशाह सूरी को विवश कर दिया कि उन्होंने युद्ध के मैदान में ही नमाज अदा की और अपने खुदा से प्रार्थना की कि हे खुदा मुझे इस युद्ध में विजय प्राप्त करवा दो। और जब राव जेता और कुंपा की वीरता को देखा तब शेरशाह अचंभित हो गया और ये कहे बेटा कि अगर ये दो सैनिक मेरे सेनापति मेरी सेना में हो तो मैं पूरे हिंदुस्तान को भी फतेह कर सकता हूँ। ठीक है, ये थी इनकी कहानी। तो चलिए हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। मुंशी देवी प्रसाद के ग्रंथ राव मालदेव चरित्र के अनुसार वीरमदेव ने शेरशाह को छल कपट से युद्ध जीतने को कहा। तब शेरशाह ने मालदेव और उनके सेनापति के मध्य अविश्वास पैदा कर दिया और मालदेव मैदान को छोड़ के चला गया था। ठीक है, क्योंकि वो जाली पत्र छापे थे। जनवरी 1544 को सुमेलगिरी के मैदान में जेता और कुंपा ने शेरशाह से युद्ध जारी रखा, परंतु जेता और कुंपा अपनी वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह सूरी ने यह भी कह दिया कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के बदले मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। ठीक है, और उन्होंने नमाज भी अदा की थी। ठीक है, और जैसे ही इस युद्ध में पराजित होने के बाद में मालदेव धीरे धीरे वापस अपनी सेना को संगठित करने लगा। 1545 में जैसे ही शेरशाह की मृत्यु हुई और वापस पुनः मारवाड़ पर मालदेव ने अपना अधिकार कर लिया। शेरशाह की मृत्यु के बाद में मालदेव ने पुनः जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा और जालोर पर और मेड़ता पर पुनः अपना अधिकार कर लिया था। शेरशाह ने
अजमेर का सूबेदार हाजी खान को बनाया था और मेवाड़ का उस समय शासक उदय सिंह ने हाजी खान को पराजित करके अजमेर पर अधिकार कर लिया था। तब हाजी खान ने और मालदेव ने सहयोग करके एक दूसरे का अजमेर से मेवाड़ी सेना को वापस खदेड़ दिया था। यह थी राव मालदेव की कहानी। 7 नवंबर 1562 को मालदेव का देहांत हो गया था और मालदेव के बाद में मारवाड़ का शासक बना था राव चंद्रसेन, जिनका अध्ययन हम हमारी नेक्स्ट क्लास यानी कि अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इसके अलावा राव मालदेव इतिहास में और भी ज़्यादा चर्चित हैं, जिसका कारण है कि इसके राज्य में 58 परगने थे और इन्हें 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे हसमत वाला शासक भी कहा गया है। 1536 में मालदेव का विवाह जैसलमेर के शासक 1536 में मालदेव का विवाह जैसलमेर के शासक है लूणकरण की बेटी उमादे के साथ हुआ था। किसके साथ है? उमादे के। लूणकरण की बेटी थी राव जैसलमेर के शासक है, लूणकरण की बेटी थी उमादे, उनके साथ है मालदेव का विवाह हुआ था 1536 में। उमादे इतिहास में रूठी रानी से प्रसिद्ध है, जिसने मारवाड़ को अपने राजघराने जो ससुराल है उसे छोड़ के अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में ही रही थी और उसे रूठी रानी का महल भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये बताया जाता है कि जैसलमेर के शासक राव लूणकरण और उसकी बेटी उमादे ने मिलकर राव मालदेव की हत्या करने की साजिश बनाई थी, जिसकी सूचना राव मालदेव की सासू माँ यानी कि राव लूणकरण की धर्मपत्नी ने मालदेव को दी थी, जिससे मालदेव और उमादे के बीच में संबंध बिगड़ गए थे और वो आजीवन उसी तारागढ़ दुर्ग में रही थी। इसलिए इतिहास में उसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, जो राव लूणकरण की पुत्री और राव मालदेव की पत्नी थी। ठीक है। इसके अलावा मालदेव के काल में जो साहित्यिक रचना हुई है उनमें है संस्कृत ग्रंथ लघु स्तवराज लिखा गया था। तो ये थी हमारे मालदेव के बारे में आज की क्लास। आज हमने राव मालदेव, जोधा, चुंडा, रणमल इनके बारे में तथा मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में आज हमने अध्ययन किया था। तो कैसी लगी आज की हमारी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और हमारी इन्हीं क्लासों लगातार जुड़ते रहिए ताकि हमारी जो नई नई क्लासें आती हैं उनकी सूचना भी आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है। और आज की क्लास की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया वह है, वहाँ से जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और इसे अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। अभी हमारी जो क्लासें हैं वो राजस्थान इतिहास में राजस्थान के जीके में इतिहास से संबंधित है, और इसके अलावा करंट अफेयर से संबंधित हमारी क्लास डेली हमारे सर हैं, साथी सर हैं, वो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।